फ्लोरिडा में कहानी शुरू होती है। एक छोटा सा कैफे है जहां लीसा काम करती है। वो अपने कस्टमर्स से बहुत अच्छे से डील करती है, इसलिए उसका बॉस उससे बहुत खुश रहता है। दिन भर की थकान के बाद जब वो घर जा रही होती है, उसके चेहरे पर उदासी और डर साफ दिखता है। जहां लोग दिन भर के काम के बाद खुशी खुशी घर जाते हैं, वहीं लीसा के लिए घर एक हेल से कम नहीं है। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमती रहती हैं, स्पेशली वो आदमी जो रात को उसके रूम में आता है। हमारी स्टोरी में जल्द ही पता चलेगा कि वो कौन है। अचानक उस खाली रास्ते पर लीसा को एक ब्लैक कार दिखती है। वो घबरा जाती है और अपनी साइकिल तेजी से चलाने लगती है। उस कार से दूर भागने की कोशिश करती है। वो सीधे घर पहुंचती है, बट ये उसका अपना घर नहीं है। वो अपनी दादी और दादी के फ्रेंड के साथ रहती है, और वो फ्रेंड ही है जिसके बारे में लीसा सोच रही थी। वो दादी को पैसे देता है और बदले में उसे लीसा के रूम में हर रात जाने की परमिशन मिलती है, जहां वो लीसा के साथ बहुत बुरा करता है। एक दिन लीसा इन सब से इतनी तंग आ जाती है कि वो सुसाइड नोट लिखती है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती अपनी जान लेने की। अगले दिन लीसा अपनी बहन से बात करती है जो उनकी माँ के साथ रहती है। वो कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना। लीसा अपनी माँ को सब बताती है जो उसके साथ हो रहा है, पर उसकी माँ बोलती है कुछ भी हो जाए तुम्हें दादी का ख्याल रखने के लिए वही रहना होगा, और ये कहकर फोन रख देती है। इससे पता चलता है कि उसकी माँ को सब पता था, पर उन्हें लीसा के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेचारी लीसा की लाइफ एक टॉर्चर थी जहाँ से वो चाहकर भी निकल नहीं पाती थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ कुछ और भी बुरा होने वाला है जो उसे पूरी तरह से तोड़ देगा। एक रात कैफे से घर आते वक्त लीसा को वही ब्लैक कार फिर से दिखती है। इस बार वो कार उसका पीछा करने लगती है। लीसा साइकिल पर कार को देखते हुए जा रही होती है कि अचानक एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और किडनैप कर लेता है। वो उसे अपनी कार में ले जाता है और उसके साथ अब्यूज करता है। ये सब करने के बाद वो लीसा की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो उसका चेहरा न देख पाए। लीसा बहुत डर जाती है। उसे नहीं पता कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है और क्या करेगा। वो उसे सिटी से दूर एक लोनली अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ वो उसे फिर से हर्ट करता है। लीसा अब समझ चुकी है कि ये आदमी एक क्रेजी साइकोपैथ है। वो सोचती है कि उसके साथ दादी के घर भी ऐसा ही हुआ था, पर इस बार उसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी जिंदा रहना है। वो किसी भी हाल में वहाँ से निकलना चाहती है। इसी बीच जब लीसा घर नहीं पहुँचती तो उसकी दादी उसे मिसिंग रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। पुलिस पहले लीसा की माँ के घर जाती है। उसकी माँ कहती है कि लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर पुलिस वाले वहां से जाने लगते हैं, पर लीसा की बहन उन्हें रोकती है और कहती है कि लीसा कभी भाग नहीं सकती, वो जरूर किसी बड़ी मुश्किल में है। इसी बीच कुछ ऑफिसर्स उस कैफे जाते हैं जहां लीसा काम करती थी। वहां उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छी और मेहनतकश लड़की है, वो कभी भाग नहीं सकती। सीन अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद लीसा सब कुछ ध्यान से नोट कर रही होती है और अपने दिमाग में याद कर रही होती है। जब वो आदमी फिर से उसके पास आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। लीसा को ऑलरेडी पता है कि वो एक क्रेजी इंसान है। एक बार वो उसके हाथ खोल देता है, पर लीसा जानती है कि एक भी गलत मूव उसकी जान ले सकता है। वो उसे शूट कर सकता है क्योंकि वो दिन रात उसके साथ रहता है। लीसा धीरे धीरे घर में क्लूज छोड़ने लगती है। वो अपने हेयर प्रिंट्स निकालकर बेड के नीचे फेंक देती है। फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना करती है और मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ देती है। उसे वॉशरूम में शूज दिखते हैं और वो उनका कलर और लोगो याद कर लेती है। ये सब करते हुए उस बैडमैन को रियलाइज होता है कि लीसा ने खुद को वॉशरूम में लॉक कर लिया है, तो वो डोर तोड़कर अंदर घुसता है। यहाँ लीसा पूरी तरह नॉर्मल एक्ट करती है। वो प्रिटेंड करती है कि वो उसकी बहुत केयर करती है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है, लीसा चुपके से निकलकर फोन करने की कोशिश करती है। उसे पहले दिन से पता था कि घर में फोन है। फोन करने से पहले ही वो आदमी जाग जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तुम बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो। वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और लीसा को मारने की कोशिश करता है, पर लीसा कहती है मैं बस अपने बीमार फादर का हाल पूछना चाहती थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं यहाँ खुश हूँ और ठीक हूँ। ये बोलकर वो बहुत सैड होने का नाटक करती है और रोने लगती है। उसे रोता देख वो आदमी उसके लिए बुरा फील करता है। वो उसे शांत करता है और खुद भी शांत हो जाता है। अब लीसा को अपनी बहन के वर्ड्स याद आते हैं, कुछ भी हो कभी हार मत मानना। एक दिन जब वो आदमी उसके पास आता है, लीसा उससे कहती है अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं खुशी खुशी तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर वो क्रेजी आदमी बहुत खुश होता है और लीसा की बातों से इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे जाने देने के लिए अग्री हो जाता है।
इसी बीच फ्लोरिडा पुलिस को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने पिछले 6 मंथ्स में कई गर्ल्स को मारा है। वो बैडमैन न्यूज देख रहा था। उसे लगता है कि लीसा को जाने देने का टाइम आ गया है। पुलिस बड़े केस में बिजी है तो वो लीसा के केस पर ध्यान नहीं देंगे। और वैसे भी लीसा ने उसका चेहरा क्लियरली देखा भी नहीं है कि वो उसे पहचान पाए। ये सब सोचकर वो लीसा को अपने कार में एक क्वाइट जगह पर ले जाता है, पर यहाँ वो फिर से अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो लीसा को शूट करने की सोचता है, पर लीसा कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। उसकी बातों से वो क्रेजी आदमी सॉफ्टन हो जाता है। वो लीसा को कहता है, अगर पुलिस तुमसे पूछे तो उन्हें बताना कि मैं डार्क, फैट और शॉर्ट हूँ। ये कहकर वो लीसा को वहाँ छोड़ देता है और ड्राइव अवे हो जाता है। लीसा भागकर घर वापस आती है, जहाँ वो अपनी दादी को बताती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था। पर उसकी बैड लक इतनी खराब होती है कि उसकी दादी उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती। अब क्योंकि उसकी दादी ने ऑलरेडी मिसिंग रिपोर्ट कर दी थी, वो पुलिस को कॉल करती है ये बताने के लिए कि लीसा वापस आ गई है। पुलिस भी लीसा पर बिलीव नहीं करती, पर इंस्पेक्टर उससे बात करना चाहता है ये जानने के लिए कि क्या हुआ। लीसा उन्हें सब बताती है जो उसके साथ हुआ, पर पुलिस भी उस पर बिलीव नहीं करती। सब पूछते हैं कि अगर उस पे अटैक हुआ था तो उसके बॉडी पर कोई मार्क्स क्यों नहीं है। वो पूछते हैं, अगर तुम्हारे हाथ पैर फ्री थे तो तुम भागी क्यों नहीं या चिल्लाई क्यों नहीं। लीसा रिप्लाई करती है, वो आदमी पूरी तरह क्रेजी था, उसके पास गन थी और वो मुझे मारने की धमकी देता रहता था, इसलिए मैंने फाइट बैक नहीं किया, मैं जिंदा रहना चाहती थी। पर यह सुनकर भी पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि लीसा अटेंशन के लिए ये सब बना रही है। 2 फीमेल ऑफिसर्स को तो ये भी लगता है कि लीसा बहुत टीवी शोज देखती होगी, इसलिए उसने ऐसी परफेक्ट स्टोरी बनाई है। लीसा बहुत क्वाइट और सैड हो जाती है क्योंकि कोई उस पर बिलीव नहीं करता। पर लीसा लकी है, डिटेक्टिव्स की एक टीम पुलिस स्टेशन में सीरियल किलर के केस पर काम कर रही है जिसने पिछले 6 मंथ्स में कई गर्ल्स को मारा था। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस या क्लू नहीं है उसे पकड़ने के लिए। इससे केस सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लीसा को साइलेंट रहता देख एक फीमेल ऑफिसर एक डिटेक्टिव से हेल्प मांगती है। ये डिटेक्टिव, जिसका नाम लैरी है, लीसा के पास जाता है, पर वो चुप रहती है और किसी से बात नहीं करना चाहती। लैरी अपनी डॉटर की फोटो पॉकेट से निकालता है। वो उसे लीसा को दिखाता है ताकि वो सेफ फील करे और बात करने में हेल्प मिले। वो लीसा को कहता है कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप शेयर करे जो हुआ। तब लीसा उसे सब बताना शुरू करती है, इंक्लूडिंग द ब्लैक कार और उसके घर का रेड कारपेट। वहां 22 स्टेयर्स थी। उसकी कार के अंदर मैग्नम लव्स लिखा था। उसके घर में एक बेड था। वो आदमी वाइट था और सब काम अपने लेफ्ट हैंड से करता था। उसके पास गन भी थी। ये सुनकर लैरी को पता चल जाता है कि लीसा झूठ नहीं बोल रही है। वो तुरंत अपना केस इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, पर उन्हें परमिशन के लिए उसके घर कॉल करना पड़ता है। उसकी दादी का फ्रेंड लीसा का फादर बनकर पुलिस को नो कह देता है। लैरी सोचने लगता है कि एक फादर अपनी डॉटर की केयर क्यों नहीं करेगा। वो लीसा से पूछता है कि वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है। फाइनली गुस्से में लीसा लैरी को अपनी दादी के फ्रेंड के बारे में सच बता देती है। पुलिस तुरंत उसकी दादी के घर जाती है और उस फ्रेंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पूरी पुलिस टीम लीसा के केस को बहुत सीरियसली लेती है। जो डिटेल्स लीसा ने शेयर की थी वो सब लैरी के दिमाग में घूम रही थी। वो सोचता है कि उसका किडनैपर वही सीरियल किलर तो नहीं, क्योंकि सारी डिटेल्स परफेक्टली मैच हो रही थी। कंफर्म करने के लिए वो लीसा के क्लोथ्स लैब में टेस्ट के लिए भेजता है। जब रिपोर्ट आती है तो उसे श्योर हो जाता है कि किडनैपर वही सीरियल किलर है। लीसा के क्लोथ्स पर वही रेड थ्रेड मिलता है जो दूसरी विक्टिम्स के क्लोथ्स पर मिला था। लैरी अब पूरी तरह श्योर है कि यही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे थे। लैरी लीसा को उस जगह ले जाता है जहां किडनैपर ने उसे छोड़ा था। लीसा लैरी की कार में बैठती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उन्हें याद करने की कोशिश करती है जो उन्होंने लिया था। पुलिस गैस स्टेशन के कैमरास चेक करती है, जहां उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है। जो आदमी लीसा ने ड्रॉ किया था वो एग्जैक्टली वही आदमी है जो कैमरा वीडियो में दिखता है। इस आदमी के पोस्टर्स बनाए जाते हैं और हर जगह लगाए जाते हैं। पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। कुछ टाइम बाद एक पुलिस ऑफिसर उसे स्पॉट करती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, सर, हमें एक स्टोलन कार की रिपोर्ट मिली है, हमें आपकी कार की फोटो लेनी है। वो उसे ट्रिक करती है और कार की जगह उसकी फोटो लेती है, फिर उसे जाने देती है। फोटो लीसा को दिखाने के बाद वो उसे पहचान लेती है। वो कंफर्म करती है कि वही किडनैपर है। जल्द ही पुलिस उस आदमी के घर जाती है और वहां 22 स्टेयर्स मिलते हैं। अंदर उन्हें हेयर पिन्स और फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जो लीसा ने क्लेवरनेस से छोड़े थे। विद सो मच प्रूफ पुलिस उसकी मैसिव सर्च शुरू कर देती है। फाइनली उन्हें वो बाहर चलते हुए मिलता है। कई पुलिस ऑफिसर्स उस पर चारों तरफ से गन पॉइंट करते हैं। इन दी एंड इस डेंजरस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया जाता है, ऑल थैंक्स टू लीसा। इसके बाद लैरी लीसा को गुड न्यूज देता है। सब लोग उसकी ब्रेवरी के लिए क्लैप करते हैं और सल्यूट करते हैं। लीसा को अपने लिए और उन दूसरी पुअर गर्ल्स के लिए जस्टिस मिलता है जिन्हें मारा गया था। उस बैडमैन को पकड़कर उसने और क्राइम्स होने से रोके।
लीसा अपनी दादी के घर वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसके लिए हेल था। तो लैरी उसके अंकल और आंट को वहां आने को कहता है। लीसा ने बहुत सफ़र किया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी आंट कहती है कि उसे सब कुछ के लिए बहुत सॉरी है। वो एडमिट करती है कि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वो लैरी को कहती है कि लीसा अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। लैरी उन्हें लीसा की हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है। वो गुड बाय कहता है और चला जाता है। लैरी इस मोमेंट पर बहुत इमोशनल फील करता है। कुछ टाइम बाद लीसा अपनी माँ को एक लेटर लिखती है। मॉम, आप हमेशा कहती थीं कि मैं अच्छी लाइफ नहीं जी सकती क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करती, पर आप गलत थीं और आप एक टेरिबल मदर थीं। ये कहकर वो गुड बाय फॉरएवर लिखती है। उसकी माँ को तब रियलाइज होता है कि उसने लीसा के साथ कितना बुरा किया था। अब लीसा के पास एक फैमिली है और वो लव है जो उसे हमेशा चाहिए था। उसके पास सब कुछ है, वो एक अच्छी लाइफ जीती है। किलर को डेथ सेंटेंस मिलती है। कुछ साल बाद हम लीसा को देखते हैं। अब वो एक पुलिस ऑफिसर है, एक ब्रेव वुमन है जो कभी गिव अप नहीं करती। उसने एंड तक फाइट किया क्योंकि उसने इतना सफर किया था। वो पुलिस ऑफिसर बनी ताकि दूसरों की हेल्प कर सके। वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहती है। और इसी के साथ मूवी की कहानी यहाँ एंड होती है।